Hello, so this is a video by the House of Lucy and आज हम पढ़ेंगे the timeline of English literature. First we have the Old English period, then Middle English period, Renaissance, Neoclassical, Romantic, Victorian, Modern and Postmodern. तो जब हम जैसे ही इस लिस्ट को देखते हैं पहले तो अगर हम सीधे इसे मगअप करने की कोशिश करेंगे तो हमें याद नहीं होगा बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ स्टोरी and by story I mean there is a political background, a historical background, a literary background. हर एक पीरियड में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो अफेक्ट करती हैं पूरे के पूरे पीरियड को और उस हिसाब से वैसा लिटरेचर प्रोड्यूस होता है और उसी लिटरेचर को समझने के लिए लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर को इन पीरियड्स में बांटा है ताकि हम आसानी से समझ सके कौन सा पीरियड कौन से विचारधारा से प्रभावित था। तो द फर्स्ट वन इज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। जैसे कि आप सब जानते हैं इट स्टार्टेड इन द 450 टू एंड इट लास्टेड टू 1066 एडी। तो पहले तो ब्रिटेन के जो ओरिजिनल सेटलर्स हैं वो सेल्ट्स थे, द सेल्टिक्स, और उन लोगों ने अपने आप को बाहर के इन्वेजन से बचाने के लिए उन लोगों ने जो है जर्मैनिक ट्राइब्स की हेल्प ली जो कि एक तरह से आके उन पर ही राज करने लग गए। एंड दे वर द जूट्स, सैक्सन्स एंड एंगल्स। इन लोगों ने ब्रिटेन को 7 बड़े किंगडम्स में बांटा। पहला था हमारा नॉर्थम्ब्रिया, वेसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, केंट एंड ससेक्स। और इसी के साथ हमें देखने को मिलती है क्रिश्चियन यूनिफिकेशन। फिर इन्वेजन्स यहाँ पे रुकते नहीं हैं। 1793 एडी में वाइकिंग इन्वेजन होता है और इसी के चलते हमें यूनिफिकेशन दिखता है वेसेक्स में जो कि 871 से लेके 1066 तक, जो कि हमारा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का डेट है, वहां तक लास्ट करता है। किंग एडवर्ड द कन्फेसर डाइज इन 1066 और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है वो लड़ा गया था ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी वर्सेस हैरल्ड गॉडविंसन। ओके, दिस वाज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। बट आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिटरेचर के बारे में तो बताया नहीं। सो फ्रेंड्स, फॉर लिटरेचर आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी बेवुल्फ और बाकी बहुत सारे जो एग्जिटर बुक में हमारे लिटरेरी टेक्स्ट हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे के वीडियोस में बताऊंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव मिडिल इंग्लिश पीरियड, द डार्क एजेस, and this starts from 580 to 1500 AD. This starts off with the Western Roman Empire's fall and यूरोप इसी के चलते छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाता है और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि कौन सा किंगडम ज़्यादा मिलिट्री अपने फोर्स के हिसाब से ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं था पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में। जो ज़्यादा पावरफुल हो पा रहा था वेपन्स और इन सब चीज़ों के चलते वो उस टाइम के लिए राजा बन जाए। फिर इसके बाद बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। फिर उसके बाद शार्लमैग्ने यूनिफाइड मच ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड यहाँ पे एक फ्यूडल पिरामिड बनता है। फिर हम देखेंगे चर्च वर्सेस स्टेट। यहाँ पे बहुत सारी हमारी जो अथॉरिटेटिव पावर है वो चर्च में चली जाती है और स्टेट, क्योंकि हमारे जो राजा हैं उस टाइम के उनके पास भी था कि हम राजा हैं तो हम रूल करेंगे। बट क्योंकि उस टाइम पे कैथलिक्स का ज़्यादा वो चल रहा था तो देयर वाज अ टसल बिटवीन द मोनार्की, द क्राउन एंड द चर्च, दैट इज द पोप्स, and then there was the rise of monarchy. Oh, sorry, I forgot to make you understand. This is the picture or the illustration of the Canterbury Tales. जेफरी चॉसर जिन्होंने ये वर्क लगभग 1400 में लिखा था, ये उसका एक इलस्ट्रेशन है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियो में बताऊंगी। देन वी हैव द रिनेसांस
and this started from 1500 and lasted to 1600. इसमें भी सब डिविजन्स हैं। तो पहला है हमारा एलिजाबेथन एज, जिसमें जो स्टार्ट होता है 1558 से लेके 1603। अब इसी में हमें हमारे यूनिवर्सिटी विट्स, ओके, एंड देन हमारे विलियम शेक्सपियर जिन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड देन वी हैव जैकोबियन एज, जिसमें विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं, बहुत ही सारे, मतलब it was the peak of his career. Then we have the Caroline age, then we have the Commonwealth or the Puritan interregnum. अब मुझे ये वर्ड बड़ा ही एक्साइट करता है, Puritan interregnum, क्योंकि जो ये Puritans थे, they were like very much who used to walk on the scales कि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, and all of that. Very idealistic, I must say. Then we have the neoclassical age. अब you can see from the डिस्प्ले इटसेल्फ कि इसमें एक पिक्चर है, बहुत ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसमें जो है इट वाज अ रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल रूल्स। ओके, तो इसमें भी सब डिविजन्स हैं। इसमें है, पहला आएगा आपका रेस्टोरेशन एज, जिसमें कि आपके क्लासिकल रूल्स को रिस्टोर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर की राइटिंग्स में। देन वी हैव द ऑगस्टिन एज, दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द किंग ऑगस्टस। ओके, एंड देन देयर केम द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, also known as the age of Johnson. Okay, so it was very confined and measured and very rule informed. There was nothing flowing as you can see in romantic literature or other forms. It was very much adhering to the rules of creation. Sorry. Then we have the Romantic period. Now, this period was inspired from the French Revolution, which happened in 1789, and then this brought about a revolution in Britain. By the way, this man sitting on the riverside is Lord Byron, and he is sitting on the Hellenic Sea. I don't know. Sorry for the pronunciation. Then we have the Victorian age. It started from the 1837-1901 and lasted. Sorry, I misspelled. It started from 1837 and lasted to 1901. And now this was the age of Queen Victoria, and it was the peak of British empires. British colony लगभग पूरे जगह सब जगह बन चुकी थी, और यही टाइम था, यही वो रानी है क्वीन विक्टोरिया जो इंडिया भी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। और फिर इसमें है आपका रैपिड रेलवे एक्सपेंशन, जो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ भी किया और हमारे यहाँ भी किया। अपने यहाँ अलग पर्पजेस से किया और हमारे यहाँ किया ताकि ये गुड्स और चीज़ें टिम्बर विम्बर ले जा सके आराम से। तो हाँ, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू था उन लोगों का, लेकिन रीज़न अलग था, आप कह सकते हैं। और फिर है डार्विनिज्म आया इसी टाइम पे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। देन वी कम डाउन टू द वोटिंग राइट्स। ओके, सो विक्टोरियन एज हैज़ so much going on. I cannot just talk everything right here in this particular videos. I'll make a separate one. I just love this picture. I found it on the web and just could not stop myself from sharing this with you. I don't know. The Victorian age was dual faced. On the one hand, you had such lavish parties and ballroom dances, and on the other hand, there were factories and children being exploited. There was no food. There was a lot of rift between the social classes. This also gave birth to the class struggle, by the way. Charles Dickens's novels, like David Copperfield, Oliver Twist, so many more. It talks about life at a very grassroots level. Then we have the modern age, 1901 to 1945. Now this particular age was also inflicted upon by so many episodes of trauma, starting with the World War I, which we know started from 1914 and ended in 1918.
Now, then, this also gave rise to totalitarian regimes, and the Great Depression of America, which happened in 1929, and its effect was seen to the next decade. Then we have World War II. So everything was just happening one by one. There was no time for the world to relax, which also gave birth to a new age, which was called the postmodern age. As you can see in the depiction, there's chaos and a lot of advancement as well, but there's also a kind of decay. The colors used in the paintings and even in literature, the kind of visual imagery which was given was very morbid. So this was an impact of the World War II, and this also led to the creation of welfare states. And as we see, there were so many this destructive events. There was a lot of immigration across the world. People were fleeing from one country to another to save their lives. You never know when you can be bombed, okay? Then we have the Cold War anxiety. Now, the allies and the main parties created a rift and a, a very disheartening effect on the whole world, because when two countries fight, they just don't fight among themselves. None of the bureaucrats fight amongst themselves. It's the common people who have to suffer. So this age was very much a prey to that trauma. Okay, so thank you so much for being with me. I hope you all enjoyed the lecture, and I'll be back with some more, not some, a lot of more videos. Thank you.